Hello students, good morning. Have a nice day. Be happy and be healthy. Today we are going to discuss about note making. The topic has been given for class 12th compulsory English grammar. My dear students, क्लास 12th के बारे में बात करते हैं। वी आर स्टडिंग नोट मेकिंग एब्स्ट्रैक्शन मीन्स समरी। आई हैव टोल्ड यू some rules, some points. How do we solve a passage? How do we make a note of the given passage? क्लास 12th कक्षा 12 और टॉपिक है आपका नोट मेकिंग। नोट मेकिंग एंड समरी। एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं समरी को। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है समरी, सारांश। डियर स्टूडेंट्स, नोट किसी पैसेज का, किसी गद्यांश का कैसे तैयार करते हैं, ये आपको यहां समझना है। नोट तैयार करते समय पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ना है, जिसमें दूसरी बार पैसेज को पढ़ते समय आपको रैपिडली, तेजी से गद्यांश को पढ़ना है। तेजी से गद्यांश को पढ़ते हुए उस गद्यांश में जो भी महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं, उन महत्वपूर्ण शब्दों को आप अंडरलाइन करते हुए चलोगे। किसी पैसेज का नोट बनाने के नियम मैंने आपको कल बताए थे, समझाए भी थे। आज की क्लास में यहाँ समरी, सारांश कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद एक पैसेज यहाँ लिखवाना है और पैसेज लिखते हुए आपको नोट तैयार करना है कि पैसेज को कैसे हम नोट्स में बदलते हैं। We should remember the following points while summarize the passage। गद्यांश को समरी बनाते समय, गद्यांश की समरी लिखते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने लिखा है वी शुड रिमेंबर, वी शुड लर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स while summarize the passage और summarizing the passage। किसी गद्यांश को समराइजिंग करते समय, सारांश लिखते समय हमें निम्न बिंदुओं को याद रखना चाहिए। किसी गद्यांश का सारांश लिखते समय निम्न बिंदुओं को निम्न पॉइंट्स को
ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सर्वप्रथम गद्यांश को पढ़ते हुए मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। The students who belong to English medium, they should write here, underline the main points, underline the main points while reading the passage। गद्यांश को पढ़ते हुए जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम नोट तैयार करते हैं उसी प्रकार से किसी गद्यांश का सारांश भी मेन पॉइंट्स को ही लिखा जाता है। सारांश में अपन मेन पॉइंट्स को ही लिखते हैं, लेकिन there is a difference between note making and summary. The difference is that while making a note we write everything in points, but while summarizing the passage we write everything or main points in a paragraph। यानी कि समरी लिखते समय, सारांश लिखते समय आप पैराग्राफ में चीज़ों को लिखोगे, मेन पॉइंट्स को लिखोगे, जबकि नोट मेकिंग में आप पॉइंट्स बना करके, बिंदु बना करके, हेडिंग सब हेडिंग बनाते हुए, टाइटल सब टाइटल बनाते हुए आप नोट तैयार करते हैं। ओके डियर्स, यहां से आगे किसी गद्यांश का केवल 1/3 भाग सारांश के रूप में लिखा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, सारांश लिखते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि हम सार लिखते हैं या कह सकते हो सारांश लिखते हैं, वो 1/3 रूप में ही लिखा जाएगा, 1/3 पार्ट में लिखा जाएगा। कोई भी पैसेज दिया गया है, उस पैसेज का 1/3 हिस्सा ही सारांश लिखा जाता। हम पूरे पैसेज को सारांश के रूप में नहीं लिखते हैं। राइट ओनली 1/3 पार्ट्स ऑफ ए पैसेज as the summary। समरी में हम केवल और केवल 1/3 पार्ट को लिखते हैं, 1/3 हिस्से को यहां लिखते हैं। 1/3 हिस्सा है उसका ही हम, यानी कि पैसेज का 1/3 पार्ट ही समरी के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए,
यूज द एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस। जो भी फ्रेज दिए हुए हैं, जो भी वाक्यांश दिए हुए हैं, उन वाक्यांशों को हम या उन शब्दों को हम सारांश लिखते समय एब्रिविएशन का उपयोग करते हैं। एब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, जो मैंने आपको कल नोट मेकिंग में भी बताया था। जैसे कि सारांश के रूप में, समरी के रूप में आपको यहां आता है रॉ, कल बताया था, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो आप क्या लिखोगे? रॉ, RAW। आपको सारांश में यानी गद्यांश में आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो आप लिखोगे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस प्रकार से आपको पैसेज में आता है जम्मू एंड कश्मीर, तो आप लिखोगे J&K। इस तरीके से किसी भी गद्यांश को लिखते समय, किसी गद्यांश को समराइज करते समय, सारांश लिखते समय हम उसमें केवल और केवल 1/3 पार्ट लिखते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी फ्रेज या वर्ड दिया हुआ है उसके संक्षिप्त रूप को लिखते हैं। शब्दों व वाक्यांशों के संक्षिप्त रूप का उपयोग करें। नेक्स्ट लिखना है, माय डियर स्टूडेंट्स, जो पैसेज में दिया गया है, द वर्ड्स, द सेंटेंसेस दैट हैव बीन गिवन इन योर पैसेज, you have to summarize these sentences. You will not write anything from your heart, from your emotions, from your feelings. आप अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से, अपने आइडियाज़ का यहाँ उपयोग नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको पैसेज में कुछ दिया गया है और सारांश लिखते समय आप अपनी तरफ से अपने विचारों को यहां लिखें। लास्ट है सारांश, समरी लिखते समय अपने शब्द या विचारों को न लिखें। अपनी तरफ से आप इन विचारों को यहां जगह न दें। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां सारांश जो लिखते हैं उसमें केवल और केवल पैसेज जो दिया गया है उस पैसेज से संबंधित ही शब्दों का यहां इस्तेमाल किया जाता है। पैसेज के अलावा अपनी तरफ से हम यहां और शब्दों को नहीं जोड़ते हैं। ये सारांश का मेन पॉइंट्स है। ओके डियर्स, सारांश लिखते समय पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, किसी भी गद्यांश का यदि आप सारांश लिख रहे हो
तो उसमें पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। यानी पैसेज में गद्यांश में कोई शब्द दिया गया है, आप उस शब्द के स्थान पर किसी दूसरे समानार्थी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। अगली बात यह है, दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, समरी करते समय, समरी बनाते समय कोशिश ये करनी है कि दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक बना दें। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी पैसेज का सार लिखते समय, किसी भी गद्यांश का सारांश लिखते समय आप जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उन सेंटेंसेज को संक्षिप्त कर लें। और संक्षिप्त करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें हम 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनका हम क्लॉज बना लें। आपने क्लास 11th में, क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा है सिंथेसिस। सिंथेसिस माने संयोजन। उसमें 2 या 3 वाक्यों को जोड़ करके एक बनाया जाता है। 2 या 3 वाक्यों को जोड़ करके एक बनाया जाता है। सिंथेसिस का मतलब संयोजन। 2 or more sentences are joined without any change of their meanings called synthesis। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को बिना अर्थ परिवर्तन के जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सिंथेसिस कहलाती है, संयोजन कहलाती है। चलिए यहां प्रारंभ करते हैं आपका पैसेज। गद्यांश नंबर 1। यहां से आपको प्रारंभ करना है। मैगस्थनीज was a Greek traveler Megasthenes was a Greek traveler. He was the ambassador of Alexander the Great। यहां आपको 2 सेंटेंस बताए गए। अभी नोट बनाते समय विशेष ध्यान रखना है कि आपका मेन पॉइंट्स में पहला जो बिंदु दिया गया है वो कौन है? मैगस्थनीज। सो यू हैव टू मेक ए पॉइंट नेम्ड मैगस्थनीज। मैगस्थनीज नाम देते हुए आपको ये पॉइंट तैयार करना है और उसके बाद मैगस्थनीज के बारे में विवरण देना है। मैगस्थनीज was a Greek traveler। मैगस्थनीज एक ग्रीक ट्रैवलर, यूनानी यात्री था। He was the ambassador of Alexander the Great। वह अलेक्जेंडर महान, सिकंदर महान का सेनापति था, राजदूत था। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत,
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, और कह सकते हो डिप्लोमैट। डिप्लोमैट का मतलब भी राजनयिक होता है, राजदूत होता है, एम्बेसडर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। ही केम टू इंडिया, ही केम टू इंडिया about 2300 BC। वह केम टू इंडिया, भारत आया अबाउट 2300 BC। कब आया था? 2300 ईस्वी पूर्व लगभग। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एक शब्द है एडी। आपने दोनों ही एब्रिविएशन पढ़े होंगे, बीसी और एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है आफ्टर द डेट। हमारे पास यहाँ अंग्रेजी में 2 तारीखों का वर्णन देते हैं हम। 2 तारीखों में वर्णन कैसा है? एक तारीख तो ये है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले जितने भी डेट थी, तारीख थी, उन सभी को हम बोलते हैं ईसवी पूर्व। जबकि ईसा मसीह के जन्म के बाद आज तक की जो तारीख हैं उनको केवल बोलते हैं ईसवी। जैसे कि 1800 आता है तो 1800 ईसवी, 2000 ईसवी, 1500 ईसवी, 1000 ईसवी। लेकिन यदि ईसा मसीह के जन्म से पहले की किसी घटना का वर्णन हम कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू राइट हियर BC नॉट AD, एंड BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, दैट बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व का वर्णन करते हैं। चलिए बात करते हैं यहां से आगे। ही केम टू इंडिया अबाउट 2300 BC। वह 2300 BC के लगभग भारत आया। ही रोट ए बुक नेम्ड इंडिका। ही रोट, उसने लिखी, ए बुक, एक पुस्तक, नेम्ड इंडिका, किस नाम की? इंडिका नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी थी। किन्होंने? मैगस्थनीज ने। कौन था मैगस्थनीज? मैगस्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। इंडिका, द बुक is not available now। यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है। बट some pieces आर अवेलेबल। लेकिन इस पुस्तक के कुछ पीसेज हैं, कुछ टुकड़े हैं, वो अभी भी उपलब्ध हैं। चलिए बात करते हैं आगे। द बुक टेल्स अबाउट मौर्य हिस्ट्री इन इंडिया। यह पुस्तक भारत में मौर्य हिस्ट्री, मौर्य इतिहास के बारे में बताती है। कौन सी पुस्तक?
इंडिका नाम की पुस्तक। यहां से आगे लिखिए, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर was the general of Alexander. He sent, उसने भेजा मैगस्थनीज को टू मौर्यन कोर्ट, मौर्य दरबार में। बिकॉज he wanted to capture some Indian territories, some Indian territories, कुछ भारतीय क्षेत्रों को। टेरिटरीज का मतलब होता है क्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पैसेज में कुछ बताया गया है और ये पैसेज हमें बताता है कि किस प्रकार से मौर्य दरबार में मैगस्थनीज का आगमन हुआ था। हमें ये नहीं जानना है कि क्या इतिहास रहा है, क्या है। हमें तो केवल इतना जानना है कि जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को हम किस प्रकार से डिस्क्राइब करें। बट he could not succeed. Megasthenes described two rivers in his book The Ganga and the Yamuna. He described, उसने वर्णन किया ग्रैंड ट्रंक रोड in his book. He wrote about Havelis, inns, wells, step wells
in his book. My dear students, ये आपका एक छोटा सा पैसेज है। इस पैसेज को आप कॉपी कर सकते हो। इस पैसेज को आप यहाँ वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हो। ये पैसेज हमें क्या बताता है और हम किस प्रकार से इस पैसेज को कैसे यहाँ नोट के रूप में तैयार करेंगे, नोट के रूप में बदलेंगे, ये आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में वर्णन करवा दिया जाएगा। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ यू आर वेरी वेल एट योर होम। मेहनत कीजिए, प्रयास करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। सफलता, लक्ष्य आसान होगा। हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है, चाहे आपके बढ़ने की गति धीमी हो, नो मैटर, but keep on moving and achieve your goal. Starts where and when, no matter, but you have to start. With these words, I complete or finish my class. Thank you very much.